ठीक है। आर्ट एंड कल्चर, बताओ कल्चर का मतलब बताओ। कला एवं संस्कृति कह रहे हैं हम, तो संस्कृति का कुछ तो मतलब होगा, है ना, या बस धार्मिक जुड़ाव? संस्कृति, हाँ, संस्कृति क्या होता है? जो लंबे टाइम से हमारे पूर्वज चली हुई आ रही हो, करते आ रहे हैं। हाँ, यूज़ करते आ रहे हैं। बेसिकली ऐसे समझो, कोई एक बालक है ना, जब वो बच्चा छोटा होगा तो वो ए सोशल होता है। ए सोशल का मतलब समाज से बिल्कुल तटस्थ होगा। जिस परंपरा के अनुसार उसको सामाजिक प्राणी बनाया जा रहा है, वो उसकी संस्कृति से रिलेट करेगा। जैसे कोई बालक अगर यूएसए में हो रहा है ना, अमेरिका में पैदा हुआ, तो वो आने वाले समय में उसी चाल चलन में ढल जाएगा जो अमेरिका का कल्चर है ना, जो वहाँ की रीति रिवाज है। या बेसिक ऐसे समझो, डेली लाइफ की जो जीवन होता है, जो प्रक्रिया होती है, वो किसके अनुसार चल रही है, जिन रीति रिवाजों, जिन परंपराओं के अनुसार चल रही है, वो बेसिकली कल्चर होता है। एक शब्द होता है सभ्यता, एक होती है संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, और फिर भारतीय संस्कृति। तो क्या इनमें कोई रिलेशन है या एक ही मतलब होता है बेसिकली दोनों का? एक ही मतलब है? क्या मतलब है बताओ? ऐसे समझो, सभ्यता जब यूज़ कर रहे हैं तो वो भौतिक चीज़ को रिलेट करेगा हमेशा, और जो संस्कृति शब्द है वो वैचारिक चीज़ों को रिलेट करेगा, सिद्धांत वाली चीज़ों को रिलेट करेगा। जैसे ऐसे समझो, आपने एक गिलास में पानी पिया, तो गिलास में पानी पीना ये आपका सभ्यता है, आपकी सिविलाइजेशन है। पानी पीने का जो तरीका है वो आपकी संस्कृति है, समझ रहे हो? जैसे मान लो कोई लोग गिलास में पानी लेके आए और हाथ से पानी पी लिया ऐसे ऐसे बना के, तो वो उनके कल्चर हो गया पानी पीने का। कोई डायरेक्ट मुंह लगा के पानी पी रहा है गिलास से, वो क्या हो गया? उनका कल्चर हो गया। समझ रहे हो ना? विचारधारा वाला मामला है जहाँ भौतिक चीज़ें रिलेट हो जाएंगी। वो जैसे एक घर बनाया, तो घर जो खड़ा करा, बिल्डिंग जो खड़ी करी, अगर एक घर यूके में बन रहा है, अमेरिका में बन रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में बन रहा है, जब बर्फ़बारी हो रही है, तो उनकी छत आप देखोगे ऐसे बनी होगी, है ना, ताकि बर्फ़ गिरेगी तो फिसल के नीचे आ जाए, लोड नहीं पड़ेगा छत पे। भारत जैसी कंट्रीज़ में जब बर्फ़बारी नहीं होती जनरली, है ना, उष्णकटिबंध वाला एरिया है, तो इसमें एक बिल्डिंग कैसे बनती है? ऐसे लेयर वाली बनती है ना, ऊपर से सपाट होती है, क्योंकि यहाँ बर्फ़ गिरेगी ही नहीं। तो ये जो चीज़ें बनी है, घर बनाने का जो प्रारूप हुआ, ये सभ्यता हुई। वो वेस्टर्न सभ्यता होगी और ये इंडियन सभ्यता होगी। लेकिन एक परिवार का स्ट्रक्चर देखो, परिवार के अंदर रहने वाले भारत में जनरली किसका प्रभुत्व रहता है? परिवार के अंदर माता का, पिता का, भाई का, बहन का, पापा का प्रभुत्व रहेगा। पितृसत्तात्मक समाज हो गया, है ना, जो परिवार के बेसिक मूल्य होते हैं उसमें सर्वोच्च टॉप पे कौन होता है? घर का पिता होता है। तो पिता ऐसे चल रहा है, ऐसे चला रहेगा, वो चलाएगा, तो ये वैचारिक चीज़ें होगी, सिद्धांत वाली चीज़ें होगी। तो ये हमारा कल्चर हो गया कि हमारे परिवारों का कल्चर इस तरह से चलता है। कुछ ऐसी बहुत सी सोसाइटी हैं भारत में ही, अलग अलग संस्कृति, जनजाति लोग, जहाँ आपने सुना होगा मातृ सत्तात्मक सत्ता चलती है, माताओं का शासन चलता है। तो वो जो चीज़ें चल रही है वो उनका कल्चर हो गया, ये हमारा कल्चर हो गया। कल्चर समझ रहे हो ना? बेसिकली मतलब जो हमारे डेली बेसिस पर रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, जो आज नहीं बनी, हजारों सालों से चलती हुई आ रही हैं, तो ये उसी धारा की बात हो रही है। तो कल्चर, अब जब हम कल्चर के अंतर्गत पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बहुत सारी पेंटिंग वाला सिस्टम या डांस वाला सिस्टम, है ना, डांस कैसे चल रहा था, संगीत कैसे चल रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम क्योंकि भारत के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के मिलने से ही भारतीय संस्कृति का निर्माण होता है। समझ रहे हो? बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं भारत के अंदर, जैसे गेहूँ की फसल हुई, गेहूँ की फसल कटने के बाद कुछ लोग डांस वाला सिस्टम अपनाते हैं ना, डांस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि उनका वो कल्चर है, वो उसे खुशी से जाहिर कर रहे हैं, है ना। कोई दूसरी जगह अलग तरीके की चीज़ें चल रही हैं, डांस हो रहे हैं। लोक नृत्य क्या होता है? बेसिकली लोगों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, अलग अलग उत्साह पे, त्योहारों पे किए जाने वाला नृत्य है। तो यही उनकी संस्कृति का पार्ट बन जाता है। और संस्कृति इंपॉर्टेंट होती है, अलग अलग क्षेत्र में मोटिवेशन मिलता है, लाइफ के प्रति सकारात्मक चीज़ें मिलती हैं, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह। हमारे लिए बेसिक इंपॉर्टेंट क्या है? फैक्ट्स ज़्यादातर, कौन सी चीज़ कहाँ की है, किससे रिलेट कर रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना। तो इसमें आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा है? चित्रकला। बेसिकली चित्रकला। तो बताओ भारत में चित्रकला मुख्य रूप से कब शुरू हुई? सबसे पहले चित्रकलाओं के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? किन्हें कहते हैं हम कि भारतीय में औपचारिक रूप से मुख्यतः चित्रकला की शुरुआत मानी जा सकती है? हाँ, मतलब वो तो चल ही रहा है, लेकिन देखो समझो, एक व्यक्ति हैं वात्स्यायन, जानते हो?
उनकी पुस्तक का नाम बताओ, कल्चर में आता है क्वेश्चन। वात्स्यायन, इनकी पुस्तक है कामसूत्र, है ना। इस पुस्तक में इन्होंने भारत के कंटेक्स्ट में करीब 64 अलग अलग कलाओं का उल्लेख करा है, जिसमें से 14 फोर्थ प्रायोरिटी पे जो कला रखी है वो कौन सी थी? चित्रकला, है ना। और भारत में मुख्य रूप से जो चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है गुप्त काल से। गुप्त काल में गुफाओं का निर्माण हुआ था, आपको पता होगा, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, उन पे जो चित्रकारी की गई वो बेसिकली भित्ति वाली चित्रकारी थी। भित्ति समझते हो? भित्ति मतलब दीवार, दीवार पे जो चित्र उकेरे गए नक्काशी करके, वो करके। तो सबसे पहले जो चित्रकारी के हमें जो एविडेंस मिलते हैं, चीज़ें दिखाई देती हैं, वो गुप्त काल से शुरू मानी जाती है चित्रकला की शुरुआत। और गुप्त काल में भी जो अजंता, एलोरा और बाघ की गुफाएं हैं, उनमें जो चित्रकारी दिखाई गई है वो प्राथमिकता से या प्रथमतः दिखाई देती है। लिखो ये 2-3 पॉइंट, चित्रकला हेडिंग डालो और उसमें लिखो पहला पॉइंट। वात्स्यायन ने अपनी रचना कामसूत्र में, वात्स्यायन ने अपनी रचना कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन किया है, 64 कलाओं का वर्णन किया है। जिसमें से फोर्थ स्थान चित्रकला का है, जिनमें से फोर्थ स्थान चित्रकला का है। भारत में मुख्यतः चित्रकला की शुरुआत गुप्त काल से भारत में मुख्यतः चित्रकला की शुरुआत गुप्त काल से हुई है। और अजंता कोमा एलोरा और बाघ गुफाओं पर भित्ति चित्र उकेरे गए हैं। भित्ति मतलब उनकी दीवारों पर चित्र उकेरे गए हैं। चित्र उकेरे गए हैं, ठीक है। अब देखो समझो, जो अब चित्रकला के बेसिकली हमें वे पढ़ने हैं, कौन सी चित्रकला कहाँ पे चल रही है ना। तो एक होती है लघु चित्रकला, जो बेसिकली भारत में फेमस है। लघु चित्रकला का मतलब मिनिएचर पेंटिंग बोलते हैं उसको। जैसे मधुबनी पेंटिंग का नाम सुना है? तो मधुबनी पेंटिंग जो है, मधुबनी पेंटिंग अलग चीज़ है और ये वाली अलग चीज़ है, मिनिएचर पेंटिंग। ऐसे समझो, शायद आपने इस वाली चीज़ का नाम सुना हो, ये क्वेश्चन अक्सर आता है, बनी ठनी चित्र कौन सी शैली से रिलेट करता है? किशनगढ़ी शैली से रिलेट करता है। मतलब दो शब्द सुने होंगे, ध्यान से समझो, इसे ऐसे समझते हैं। एक होती है शास्त्रीय चीज़ें, एक होती है लोक चीज़ें। जैसे शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत, दोनों समझे होंगे ना। ऐसी शास्त्रीय चित्रकला होती है और लोक चित्रकला होती है। शास्त्रीय और लोक में अंतर क्या होता है बताओ कोई? क्या मतलब है? पढ़ा होगा ना। जो भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं टोटल? 8 है ना। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी, उड़ीसी, ये पूरे के पूरे 8 हो जाते हैं। जबकि और भी लोक नृत्य है, जैसे भंगड़ा, गिद्धा या गरबा, ये लोक नृत्य भी होते हैं। दोनों में अंतर क्या है? किसे हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं और किसको लोक नृत्य कहते हैं? देखो,
शास्त्रीय नृत्य का मतलब या शास्त्रीय चीज़ों का मतलब ऐसी चीज़ें जहाँ पे पहली बात तो गुरु शिष्य परंपरा चल रही हो, मतलब जिसे सीखना बहुत आसान ना हो, जिसके पूरे के पूरे मानक निर्धारित हो कि ये ऐसे होगा, ये स्टेप ऐसे होगा, ये स्टेप ऐसे होगा। जैसे अगर आपने कभी भरतनाट्यम डांस देखा हो तो उसमें अलग अलग मुद्राएं होती हैं, इस संगीत पे ये वाली मुद्रा इस तरीके से चेक की जाएगी। क्या इसे कोई रैंडमली सीख सकता है या कोई टीच करेगा तभी सीख पाएंगे चीज़ों को? टीच करेगा, है ना। तो ऐसी शास्त्रीय चीज़ें होती हैं जहाँ गुरु शिष्य परंपरा फॉलो हो रही हो, अलग अलग मानक फॉलो हो रहे हो, ऐसी जो चीज़ें होंगी वो शास्त्रीय के अंतर्गत आ जाएंगी। लोक का मतलब जिसमें कोई मानक वानक है नहीं, बेसिकली हम खुश हुए, हमारा डांस करने का जिक्र हमने कर लिया जैसा मर्जी आई, है ना, और वो ऐसी प्रचलन में आ गया, ये लोक चीज़ें होंगी जिसमें ये गुरु शिष्य परंपरा ना हो, वैसी वैसी चीज़ें ना हो। जब हम चित्रकला की बात करते हैं तो जब हम मिनिएचर पेंटिंग पढ़ेंगे अभी या लघु चित्रकला पढ़ेंगे, वो बेसिकली शास्त्रीय के अंतर्गत आएगी। उसके लिए मानक होगा कि 25 इंच से ज़्यादा नहीं बड़ी हो सकती, या अपने ओरिजिनल आकार का 1/6 होगी, हमेशा चित्रकला में तिरछा भाग दिखाई देगा, ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी। और बाकी दूसरा सेक्शन कौन सा होगा? लोक चित्रकला वाला, जिसमें मधुबनी पेंटिंग कहाँ से रिलेट कर रही है, या मंजूषा पेंटिंग कहाँ से रिलेट कर रही है ना, या वर्गा पेंटिंग कहाँ से रिलेट कर, ये अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं। ठीक है, तो पहले एक हेडिंग लिखो, भारतीय लोक चित्रकला। भारतीय लोक चित्रकला। ठीक है, तो इसकी जो वो करेंगे वो पीडीएफ से पढ़ेंगे। मधुबनी चित्रकला या मधुबनी पेंटिंग, इसमें क्या होता है देखो समझो, मधुबनी जो एरिया है ये कहाँ का एरिया है? पहली बात तो बिहार से रिलेट कर रहा है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि कौन सी चित्रकला कौन से एरिया से बिलोंग कर रही है, ज़्यादातर क्वेश्चन आने की संभावना इतनी है। और डीप आया तो थोड़ा सा विश्लेषण या थोड़ा अंदर की चीज़ें पूछ लेंगे, तो 2-2 3-3 लाइन सारी चित्रकला के बारे में लिखते चलेंगे, बाकी आप इसे याद कर लेना। ठीक है, मधुबनी जो पेंटिंग होती है वो बेसिकली मिथिला बिहार वाले एरिया से बिलोंग करती है। बिहार का मिथिला क्षेत्र में मुजफ्फरपुर जिला या पूर्णिया जिला, सरहसा वाला जिला, ऊपर की साइड नेपाल के आसपास वाला क्षेत्र होता है। रामायण देखिए किसी ने? मिथिला की राजकुमारी कौन थी? सीता। समझ रहे हो? तो वही वाला मिथिला है ये, जो बिहार में बिलोंग करता है। बिहार नहीं थी वो, मतलब उस समय पे बिहार ऐसे थोड़ी था। अच्छा एक बात बताओ, बिहार राज्य जो बना कब बना? कब बना भाई, जिसे आप बिहार कह रहे हो? नहीं पता? भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन कब हुआ था? आंध्र प्रदेश। तो हमने 1953 में पहला राज्य बनाया भाषा के आधार पर, और 1956 में अधिनियम लेके आए थे, है ना, फजल अली आयोग के बाद जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956 में, उसके बाद अलग अलग राज्यों का गठन करा। तो ये बिहार अस्तित्व में आया 1956 के बाद। ठीक है, और ये मिथिला कब से चल रहा होगा? काफ़ी पहले से। जिस भारत की बाउंड्री आज हम कह रहे हैं, क्या यही भारत शुरू से था? बहुत बड़ा था, पाकिस्तान भारत के अंदर था, अफगानिस्तान तक भारत का एरिया था, इधर पूरा फैला हुआ था बांग्लादेश के आसपास तक। तो ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से थे, बिहार ये बाद में बना है। ठीक है, अब देखो मधुबनी पेंटिंग उस वाले एरिया से बिलोंग कर रही है, तो सबसे पहली चीज़ मिथिला क्षेत्र बिहार से बिलोंग करती है। मधुबनी पेंटिंग शुरू में क्या था कि जो कुछ गांव की लेडीज़ होती हैं वो रंगोली बनाती थी, इस बेस पे ज़मीन पे कलर से रंगोली टाइप बना दिया। बाद में वही धीरे धीरे करके ग्रो करा, और वही चीज़ कपड़े पे उतारनी शुरू कर दी, पेंटिंग बनानी शुरू कर दी। इस तरीके से ये फेमस हुई थी, और इसकी प्रसिद्धि इतनी होगी कि भारत सरकार ने इसे जीआई टैग भी दे रखा है। जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है? जीआई की फुल फॉर्म किसे दिया जाता है? हाँ, किसी भी भारत की कोई भी जो बढ़िया प्रसिद्ध चीज़ होगी उसको फेमस करने के लिए या उसका प्रचलन ज़्यादा और बढ़ाने के लिए भारत सरकार क्या दे देती है? जीआई टैग देती है। जैसे जम्मू कश्मीर का केसर, उसे जीआई टैग दे रखा है ना, बंगाल का रसगुल्ला, उसे जीआई टैग दे रखा है। तो ऐसे ही पूरे भारत में अलग अलग जीआई टैग
उन चीज़ों को बेसिकली दे दिए जाते हैं जो ठीक होती हैं या जिनका प्रचलन ठीक होता है या जो थोड़ी प्रसिद्धि रखती हैं अपने आप में। तो इसके 2-3 पॉइंट समझ लो। पहली बात तो जीआई टैग अगर पूछ लिया जाए कि निम्न में से किस चित्रकला को जीआई टैग दे रखा है, तो वो इसको आप समझ लोगे कौन सी है, मधुबनी पेंटिंग है। बिहार के मिथिला गांव की महिलाओं की द्वारा बनाने वाली ये चित्रकला है। पर्वों का इसमें मुख्य स्थान है। पर्व क्या होते हैं, त्योहार वगैरह पे ज़्यादा बनाई जाती है। और इसमें जो रंगों का प्रयोग होता है वो रंग कैसे होते हैं, प्राकृतिक। ये 2-3 पॉइंट इसमें याद रखने हैं, लिख लो। मैं लिखवाऊं बोल बोल के। इस चित्रकला को मुख्यतः महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है और बिहार के मिथिला क्षेत्र से यह संबंधित है। अगला पॉइंट लिखो। भारत सरकार द्वारा इसे जीआई टैग प्राप्त है। भारत सरकार द्वारा इसे जीआई टैग प्राप्त है और इसके निर्माण में प्राकृतिक रंगों की बहुलता होती है। पेंटिंग दिख रही है आपको, यही है मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, प्राकृतिक रंगों की बहुलता होती है। फिर देखो ये मंजूषा चित्रकला भी कहाँ की है, बेसिकली बिहार से बिलोंग करेगी। और बिहार का अगर कोई जिला पूछ ले तो भागलपुर इसका केंद्र होता है। ठीक है, इसकी 2 विशेषताएं हैं कि इसके जितने भी चित्र बनेंगे मंजूषा पेंटिंग के, उसमें सांप जरूर दिखेगा। क्या दिखेगा, सांप। तो इसे नाग पेंटिंग भी कहते हैं बेसिकली। अगर पूछ रहे कौन सी पेंटिंग को नाग पेंटिंग कहते हैं, तो मंजूषा चित्रकला को। ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये नाग, ऐसे ही सांप से जरूर दिखेंगे इस पेंटिंग के अंतर्गत। लिख लो इसमें बिहार के भागलपुर से संबंधित है। या सुनो ना, मैं ये PDF आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आप लिख लेना। है ना, लिखो तो। ठीक है। यह बिहार के भागलपुर से संबंधित है और इसके लगभग हर चित्र में, और इसके भागलपुर से संबंधित है और इसके लगभग हर चित्र में नाग देवता उपस्थित होते हैं। इसलिए इसे नाग पेंटिंग भी कहा जाता है। इसलिए इसे नाग पेंटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लो इसमें। इसे मुख्यतः जूट समझते हो? बताओ तो जूट का दूसरा नाम। वाह, जूट का दूसरा नाम कपास। क्या होता है? हाँ वही, सन अलग चीज होती है। जूट पटसन बोलते हैं उसको, है ना, या गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर भी सही बोलते हैं। कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? बंगाल में, भारत के बंगाल जो राज्य पश्चिम बंगाल, उस एरिया में सबसे ज़्यादा। जूट क्या लिखा है? यह मुख्यतः जूट कोमा कागज के डिब्बों आदि पर बनाया जाता है।
बनाया जाता है, बनाई जाती है। देखो पट्टचित्र कौन सा है? तो पट्टचित्र कौन से राज्य से बिलोंग करता है? उड़ीसा से, ये याद रखना है, ठीक है। और इसके जो मतलब मुख्य फोकस होते हैं, सब्जेक्ट जो होते हैं वो होते हैं जगन्नाथ और विष्णु मठ। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में। कौन है जगन्नाथ मंदिर? जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, कौन कौन से भगवान होते हैं उसमें? एक तो जगन्नाथ भगवान खुद ही होंगे जो बेसिकली कृष्ण जी हैं। उनके बड़े भाई कौन थे? बलराम, ठीक है, वो होते हैं। और उनकी सिस्टर कौन थी? सुभद्रा। बिजली सुभद्रा, तीन थे ना ये। तो जो रथ यात्रा निकलती है बेसिकली उड़ीसा में, हाँ ठीक है ये ऐसे ऐसे वे चल रहे हैं, क्या होता है वो? मिथ बोलते हैं बेसिकली, है ना। मतलब जो कहानियाँ चल रही हैं लेकिन जिनका कोई साइंटिफिक प्रूफ है नहीं, ऐसी कहानियाँ चलती हैं। खैर बेसिकली जो मान्यता है वहाँ पे, जो भगवान जगन्नाथ होते हैं, जो कृष्ण जी हैं, उनके बड़े भाई बलराम और कौन है? सुभद्रा, इनकी रथ यात्रा निकलती है बेसिकली भगवान जगन्नाथ मंदिर से। इन्हें बिठाते हैं रथों में और उस पर लेके जाते हैं, डांस चल रहा है, ढोल बज रहे हैं, भजन चल रहे हैं, वैसे वाला हिसाब होता है। तो जगन्नाथ मंदिर के लिए भी क्वेश्चन आता है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। किसने बनवाया था अगर ये पूछ ले बाई चांस? तो गंग वंश का शासक था। कौन सा वंश? और शासक का नाम था अनंत वर्मन देव। ठीक है, भगवान जगन्नाथ मंदिर को जो बनवाया था अनंत वर्मन देव। कौन से वंश का शासक था? गंग वंश का, ठीक है। और विष्णु मठ मतलब भगवान जी के जो विष्णु है उनके मठों पर आधारित इनके चित्र बनते हैं। जैसे पेंटिंग दिख रही है आपको, ये जगन्नाथ मंदिर के भगवान ही है। ये बीच में सुभद्रा जी हैं, उधर कृष्ण जी हैं और इधर ये। अब पेंटिंग तो भाई जैसी मान्यता ऐसी होती है जनरली। एक भगवान है और उसको सब अब पूरे देश में अपने अपने हिसाब से मानते हैं। कोई किसी को क्या मान रहा है, कोई किसी को क्या मान रहा है, ठीक है। तो कपड़े पर चित्र बनते हैं, शास्त्रीय और दोनों का मिश्रण होता है। ये समझ, इसका मतलब बताओ ये समझ रहे हो या नहीं? शास्त्रीय और लोक दोनों का मिश्रण होता है। शास्त्रीय का मतलब जो पेंटिंग बनेगी उसके कुछ मानक निर्धारित होंगे, और दूसरा लोक मतलब वहाँ के जो लोग हैं उसको अपने हिसाब से भी ट्रीट करते होंगे। तो दोनों का जो मिश्रण है वो कौन सी पेंटिंग है? बेसिकली पट्टचित्र। कहाँ से रिलेट कर रही है? उड़ीसा से। लिखो इसमें, यह चित्रकला, यह चित्रकला उड़ीसा से संबंधित है और यह चित्रकला उड़ीसा से संबंधित है और भगवान जगन्नाथ एवं विष्णु मठ आदि इसके मुख्य विषय, विष्णु मठ आदि इसके मुख्य विषय होते हैं। यह चित्रकला, पूर्ण विराम के बाद लिखो, यह चित्रकला शास्त्रीय एवं लोक दोनों के मिश्रण होती है। यह चित्रकला शास्त्रीय एवं लोक दोनों का मिश्रण होती है। जिसे कपड़े पर बनाया जाता है। ये देखो पटवा आ गया आपका, पटसन। कौन सी आर्ट है? पटवा। अब पटवा मतलब बेसिकली पटसन को ही पटवा बोलते हैं, है ना। पटवा, पटसन, जूट, गोल्डन फाइबर, ये सब एक ही चीज़ के नाम है, और जिसका नाम है जूट।
मैट बनती हैं इसकी, बेसिकली आपने देखी होगी। बोरी देखी है घर में? हाँ, वो खल वाली बोरी, वो जूट की बनी हुई होती है ना। या चटाई बना लेते हैं, मैट बना लेते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें में यूज़ हो जाते हैं। कुछ सजावटी सामान बनाते हैं। ऐसी जो पेंटिंग बन रही है ये भी बेसिकली इस पे बनेगी, छोटी छोटी चटाई। अब ये तो बेसिकली फाइबर हुआ। अब इसको आप चाहे मोटे रूप में पिरो लो, चाहे छोटे रूप में पिरो लो, चाहे मुलायम चटाई बना लो, चाहे हार्ड चटाई बना लो, ये तो वेरिएशन होगी ना। तो कपड़ा भी तैयार होता है बेसिकली इससे एक तरह का, और उस पर ये पेंटिंग करी जाती है। सबसे पहली चीज़, कहाँ की पेंटिंग है? पश्चिम बंगाल की है। कितने साल पुरानी? 1000 साल पुरानी कला है ना। और परंपरागत रूप से कपड़ों पर चित्रित करी जा रही है। मुख्य विषय क्या है इसके? मंगल काव्य। मंगल काव्य क्या होते हैं भाई? मंगल मतलब जैसे समझो घर में कोई अच्छा काम हो रहा है पूजा पाठ का, तो क्या कहते हैं? मंगल कर्म हो रहा है, घर में मंगल काम हो रहा है। ऐसे ही मंगल काव्य, जो अच्छे काव्य होंगे बेसिकली, है ना, धार्मिक रूप के जो काव्य होंगे उनके लिए बनाई जाएगी। देवी देवताओं की कहानियों पे बनाई जाती हैं। देखो ये बनाई रही है बेसिकली बैठ के, है ना। इस तरीके की चित्रकला होती है। ये जो कपड़े बिछे हुए हैं ये सारे पटसन कपड़े, इसी तरह की चीज़ें हैं। लिखो इसमें 2-3 पॉइंट लिखने हैं, फटाक से लिखो। यह है पश्चिम बंगाल की करीब 1000 साल पुरानी चित्रकला है। 1000 साल पुरानी चित्रकला है जो कि परंपरागत रूप से जूट, कपड़ों आदि पर बनाई जाती है। जूट, कपड़ों आदि पर बनाई जाती है, और जिसके मुख्य विषय देवी देवताओं की कहानियाँ वह कोई भी मंगल काव्य होता है। नेक्स्ट देखो कौन सी है? कलमकारी चित्रकला। कलमकारी जो चित्रकला है ये बेसिकली जो बनाई जाएगी, किससे बनाई जा रही है? जो बांस होता है ना, बांस को आगे से पैना कर लिया, मतलब छील के नुकीला कर लिया, और उसको पेंट में भिगो के उससे चित्रकारी की जाती है। ये दिख रहा होगा आपको, ये जो बना है ना ये उसी प्रक्रिया से बना है। बढ़िया लग रही है ना? तो देख लो, ये आर्ट होती है बेसिकली। देखो समझो, आपने कभी भरतनाट्यम जैसा डांस वगैरह देखा है? आप ऊब जाते होंगे गारंटी से। क्या हो रहा है यार, समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा होता है ना, ऐसे कथकली देख लो। लेकिन जो उस चीज़ को ज्ञान, जिसको उस चीज़ का ज्ञान है वास्तव में, समझ रहे हो? ऐसे समझो ना भाई, जैसे आप स्टूडेंट हो तो आप पढ़ रहे हो ठीक ठाक, कोई टीचर आपको ठीक सा पढ़ा दे तो आप क्या होगे, यार क्या पढ़ा रहा है। ऐसा होता है ना बेसिक। मैं भी अगर किसी को सुनता हूँ तो मेरे को भी यही लग रहा है कि यार वाकई में ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें इस चीज़ की नॉलेज है, इस चीज़ का हमें पता है ना। ऐसे ही कोई बस डांस में बहुत माहिर हो, उसे क्लास कितनी अच्छी क्लास में लाके बिठा दो, वो क्या करेगा? बोर हो जाएगा। क्या कर रहे हो यार, कहाँ बिठा दिया लेके आके? क्लास क्या होती है? क्लास क्या होता है? पढ़ना ऐसे क्या होता है सब्जेक्ट? ऐसे करेगा। यही कंडीशन आपके साथ है डांस के फॉर्मेट में, क्योंकि आपको डांस की इतनी समझ है नहीं, कौन सी मुद्राएं होती हैं, कैसे ये होता है, कैसे वो होता है। और आप वो डांस देखने चले जाओ तो कैसा फील होगा? क्या है बकवास, जैसा कि जनरली हो रहा है ना। अब क्योंकि पेंटिंग से हमारा कुछ रिलेशन है। 10वीं तक तो सबने चित्र बनाए हैं, कमल का फूल और ये और वो सबने ही कमाए होंगे, है ना। तो अब ये आपको इसलिए ठीक लग रही है जनरली। अब देखो समझो, नुकीली कहीं से बनेगी? बांस की नुकीली नोक से की जाने वाली पेंटिंग है। और कहाँ की है ये जरूर ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश। और 2 जिले भी पूछ ले बाई चांस तो कौन कौन से हैं? श्रीकालाहस्ती और मछलीपट्टनम। कौन कौन से जिले हैं? श्रीकालाहस्ती और मछलीपट्टनम। जिले पे तो क्वेश्चन क्यों ही बनेगा, बेसिकली ये याद रखना कि आंध्र प्रदेश की पेंटिंग है। कौन सी पेंटिंग है? कलमकारी पेंटिंग। और मुख्य फोकस क्या होता है? पौराणिक कथाएं। पौराणिक कथाएं कौन सी होती है? वे कथाएं जिनका उल्लेख पुराणों में है।
शिव जी ने ये कर दिया था, विष्णु जी ने ये कर दिया था, हनुमान जी वहाँ चढ़ गए थे, ये जो भी कथाएं होती हैं बेसिकली पुराणों वाली, ये वाली कथाएं। लिखो इसमें, यह है चित्रकला, यह है चित्रकला बांस की नुकीली नोक से की जाती है। बांस की नुकीली नोक से की जाती है और जिसका प्रचलन आंध्र प्रदेश ब्रैकेट में लिख लेना, श्रीकालाहस्ती और मछलीपट्टम या मसूलीपट्टम एक ही बात है। आंध्र प्रदेश क्या लिखा है, और जिसका हाँ आंध्र प्रदेश में है, ब्रैकेट बंद में है। इसका मुख्य विषय पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है। पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो ये वर्ली चित्रकला। ठीक है, देखो एक चीज समझो इसके लिए पहले, जब हम भारत देखते हैं तो भारत में ये कौन सा स्टेट होता है? गुजरात, और इसके नीचे ये महाराष्ट्र। तो ये वाला जो एरिया होगा ये, अच्छा एक बात बताओ, ये इन दोनों के बीच में एक यूटी है, कौन सी यूटी है? दादर व नगर हवेली। किस किस के कौन कौन से स्टेट के बीच में है वो? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में। ठीक है, अब दरअसल इस वाले एरिया में गुजरात और महाराष्ट्र से मिला जुला एक संयुक्त एरिया जो है, इसमें एक समुदाय रहता है जिसको कहते हैं वर्ली समुदाय। समुदाय समझ लो ना, अलग अलग समुदाय है भारत में, संथाल जनजाति है, भील लोग रहते हैं, ऐसी वर्ली समुदाय भी है। इन लोगों के बीच में ये प्रचलित चित्रकला है। ठीक है, तो ये जो वर्ली समुदाय है बेसिकली कहाँ रह रहा है? गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे रह रहा है, और इनके बीच में जो प्रचलित चित्रकला है उसको क्या कहते हैं? वर्ली चित्रकला कहते हैं, क्योंकि वर्ली समुदाय के द्वारा एक चित्रकला की जा रही है। ठीक है, देख लो, वर्ली समुदाय के द्वारा की जा रही है, गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर पर रहते हैं, और कर्मकांडी चित्रकला है। कर्मकांडी मतलब क्या होता है? कर्मकांड क्या होते हैं? जो कर्मों के आधार पर हुआ है। हाँ, कर्मों के आधार पे क्या हुआ है? कांड हुआ है। अच्छा सुनो, कभी सुना है, मतलब बेसिकली आपने हिस्ट्री तो पढ़ी है शायद अभी, है ना? तो ये भी पढ़ा होगा कि उत्तर वैद जो अर्ली वैदिक पीरियड था वो बेसिकली पूजा पाठ प्रकृति को केंद्र में रख रहा था। पोस्ट वैदिक पीरियड जो आ गया वो कर्म कांडों को केंद्र में लेके आ गया था। पढ़ा होगा ये, बेसिकली पढ़ा था। तो क्या कौन से थे वे कर्मकांड जो केंद्र में आ गए थे? छोड़ो, अर्थवेद पढ़ा है, अथर्ववेद, यजुर्वेद पढ़ा है। यजुर्वेद का फोकस क्या था? यज्ञ वगैरह, कर्म कांड वो वाला पे फोकस था। ये जो यज्ञ करना, हवन करना, है ना, गंगा जी जाके नहाओ, ये सारी की सारी जो कैटेगरी आती है कर्म कांडों में आती है ना, पूजा के लिए जो किए जाते हैं बेसिकली। तो ये इन्हीं पे, इसी पे आधारित है ये वाली चित्रकला। ये ऐसी बनती है चित्रकला। देख लो, ये चित्र आपने देखे तो जरूर होंगे कहीं ना कहीं फ़ोन में या उस पर, बस ये नहीं पता कौन सा कहाँ का है। ये क्या हो गया? ठीक है, लिखो तो इसमें पहले लिखो, यह है वर्ली समुदाय के द्वारा, वर्ली समुदाय के द्वारा की जाने वाली चित्रकला है। यह वर्ली समुदाय के द्वारा की जाने वाली चित्रकला है जिसका या जिनका, लिखो, जिनका प्रमुख क्षेत्र गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा वाला क्षेत्र है। जिनका प्रमुख क्षेत्र गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा वाला क्षेत्र है।
प्रमुख क्षेत्र गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा वाला क्षेत्र है। हो गया। इसका प्रमुख विषय कर्मकांडों पर आधारित होता है। ब्रैकेट में लिख लेना यज्ञ, हवन, ये वो, या सामूहिक स्नान, धार्मिक स्नान, ये सारे कर्मकांड के अंतर्गत आते हैं। जिसका प्रमुख विषय कर्मकांडों पर आधारित है। ठीक है। अब देखो ये जो पेंटिंग है ना, जो मैं साथ साथ दिखा रहा हूँ, बस ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा पता चल जाए पेंटिंग थी कैसी। याद आपको ये रहने नहीं है कौन सी पेंटिंग क्या थी, समझ रहे हो? तो थोड़ा इंटरेस्ट सा पैदा हो जाएगा, बस इसीलिए ये चित्र लग रहा है। ये है पैटकार चित्रकला। कौन सी? पैटकार। ये पैटकार चित्रकला जो है वो है बेसिकली झारखंड के जो आदिवासी लोग हैं वे बनाते हैं। और ये इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जैसे समझो बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ की मान्यता ये है, कुछ इस दर्शन को फॉलो करते हैं कि आदमी मर गया, ख़त्म, फिर क्या बच रहा है, कुछ भी नहीं है। कुछ की मान्यता ये होती है कि आदमी मर गया तो उसके बाद दूसरी दुनिया में, दूसरे लोक में जाएगा कहीं, और उसके साथ कुछ ना कुछ तो ट्रीट हो गई। जैसे अगर हिंदू को हम ठीक से मान रहे हैं, हिंदुत्व जो है उसमें एक पुराण है गरुड़ पुराण, शायद आपने देखी हो, शायद पढ़ी हो। वो बेसिकली इसी बेस पर आधारित है कि आदमी जब मर जाएगा तो उसके साथ क्या होगा, है ना। तो मतलब ये चीज़ें ठीक प्रचलन में है, जो भी होगा जैसा भी होगा वो तो ठीक है। इसी तरह से जो ये जनजाति समुदाय है झारखंड का, जो ये पैटकारी चित्रकला चला रहा है या करता है बेसिकली, उसका भी मतलब यही होता है कि जब आदमी मर जाएगा तो उसके साथ क्या होगा, उस पर ये चित्रकला करते हैं। समझ गए? कहाँ की चित्रकला है ये पैटकार चित्रकला? झारखंड की। और इनका फोकस क्या होता है? क्या होता है? लिख लो। यह झारखंड की जनजातियों द्वारा की जाने वाली, यह झारखंड की जनजातियों द्वारा की जाने वाली चित्रकला है। जिसका विषय कोमा मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ क्या होता है, मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ क्या होता है, कोमा है। सेंटेंस समझ आ गया? हाँ वही। चलो ऐसी सी चित्रकला है भैया, देख लो। जो भी जनजातियों या उनकी मिलेगी ना, उसमें ये प्रकृति का दृश्य मिलेगा जरूर, कुछ ना कुछ। देखो इन्होंने अपने आप को भी उसी की तरह बनाया है, समझ रहे हो? क्या कैसी? आँख तो ठीक ही थी। आप एक काम करना, कोई सी एक चित्रकला बनाना अपने आप से, किसी आदमी का चेहरा बनाना, उसकी आँख बनाना, और फिर कंपेयर करना किसकी अच्छी है। ठीक है? थांग का चित्रकला, ये कहाँ की है? सिक्किम की है। ठीक है। और ये बेसिकली बुद्ध के सिद्धांतों को उजागर करने वाली चित्रकला है। महात्मा बुद्ध को समझते हो? पढ़ा होगा। पंचव्रत का सिद्धांत दिया, ये दिया, वो दिया, अलग अलग तरीके के। तो उनकी जो मुद्राएं हैं, उनका जो ज्ञान है, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उन पे बेसिकली जो चित्रकारी की जाती है वो थांग का चित्रकारी होती है। और ये कहाँ पे प्रचलित है? बेसिकली सिक्किम में। समझ लो, सिक्किम बिल्कुल ऊपर है, लगभग नेपाल से लगा हुआ हिसाब किताब है उसका। और नेपाल में मुख्यतः, या थोड़ा और ऊपर जाएंगे चाइना में, बौद्ध धर्म का ठीक परचम लहराता है ना। तो वहाँ की ये चित्रकला है। लिखो थांग का चित्रकला। और ये 2 पॉइंट नोट कर लो, सिक्किम की चित्रकला और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को व्यक्त करना। सिक्किम की प्रसिद्ध चित्रकला और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को व्यक्त करना। मेरे हिसाब से आप में इन सब में से मुश्किल से मधुबनी पेंटिंग का ही सुना होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन भी वहाँ से आते हैं, लेकिन पेपर का ट्रेंड धीरे धीरे बदलता है, आप समझ रहे हो।
चित्रकला के क्वेश्चन जरूरी थोड़ी ना है कब तक मधुबनी पे चलेगा हिसाब किताब, थोड़ा वेरिएशन भी लेके आ सकते हैं। और जब भी नया क्वेश्चन आएगा तभी फंसता है हिसाब किताब कि ये क्या हो गया, ये तो नहीं होना था, पेपर हार्ड आ गया। ये थी ना लास्ट चित्रकला खत्म। अब इसमें दूसरा वाला पार्ट जो था वो बचा। दूसरा वाला पार्ट कौन सा था? मिनिएचर पेंटिंग वाला, है ना।